हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस पार्ट ऑफ अशोक एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मतलब जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराया गया था और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक मतलब 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया था और आज करने वाले हैं 51 से कंटिन्यू। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहे जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इन दोनों का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है, अगर कोई भी आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट होता है, तो सब कुछ यहीं पर ही आपके लिए देखने के लिए मिलेगा टेलीग्राम पर। तो ज्वाइन फटाफट से कर लीजिएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करो, वहां से आप अपने आप ही ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप जानते हो यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर आप नए हो, आपने स्टार्टिंग से पढ़ना है, शुरुआत से छोटी छोटी चीज को सीखना है, बेसिक से सीखना है, तो आप हमें अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1200 रुपये चार्ज है। अगर बात करें इसमें आपके लिए किस किस तरह की चीजें उपलब्ध की जाएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, स्पीड टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपके लिए देखने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो देख सकते हो, ये किताब के फॉर्मेट में तैयार किया गया है और ये आपके लिए पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी जब हमें आप ग्रुप बैच को जब ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए स्पीड टेस्ट, प्रीवियस ईयर के सेट देखने के मिलेंगे और स्पीड टेस्ट, सबका यहाँ पर कॉम्बिनेशन इस किताब के अंदर तैयार किया गया है। ये उन्हीं को मिलेगी जो ज्वाइन करेगा इस अशोका बैच के लिए। तो ज्वाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को डेली की तरह एक काम करना है, अपने दोस्तों के लिए इस क्लास को शेयर कर देना है जो भाई तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय 2023 के लिए। जल्दी से इतना काम करो। और जिन्होंने भाई लाइक का बटन नहीं दबाया है तो अपनी अपनी प्रेजेंट दबाकर, प्रेजेंट लगाकर भाई आगे बढ़ना है। ठीक है, लाइक का बटन दबा दो जल्दी से बच्चे। तो एक बार थोड़ा सा आप शेयर करो, तब तक मैं देख लेता हूं कि हम लोगों ने कौन सा प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे और 51 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, देखो आपके सामने संख्याएं दे रखी है कि योग को 100 के सन्निकटन करने पर होगा। अब यहां पर ये कुछ संख्याएं दे रखी है, 985, 964, 972 और 893 के योग को 100 के सन्निकट पूछा गया है। वही चीज अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई, 100 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि इन संख्याओं के योग, सन्निकट का मतलब हो गया निकटतम पूछा गया है आपसे। तो योग करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले हम इसका योग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का जो काम है वो हम करेंगे। 5 3 8 4 12 और 12 और 5 17, 7 8 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 9 8 17 37। यहाँ पर 3 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36। ठीक है, ये आपका सम निकल कर आ गया, ये योग निकल कर आ गया, जोड़ निकल कर आ गया। अब कहा गया योग को 100 के सन्निकट करने पर, निकटतम सैकड़ा पूछा गया है, नियरेस्ट 100 पूछा गया है। अब यहां पर अगर बात करें इस संख्या में आपका निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा, नियरेस्ट 100 कौन सा होगा। तो जब भी हम इस तरह से पूछ जाए नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, तो आपको क्या करना है, वंस टेंस 100 हमें काउंटिंग कर लेनी है। जिस प्लेस की बात की गई है
वो पूछा गया है तो काउंटिंग कर लो। वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड की बात की गई थी तो हमने काउंटिंग कर ली हंड्रेड तक। सही है, इतना काम हमने कर लिया और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने एक यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 आ रहा था 100 की प्लेस पर। सही है, अब आपको देखना है क्या कि जो 100 की प्लेस पर जो नंबर है, सही है, उससे जस्ट पहले वाला नंबर ये देख लो। 100 की प्लेस पर जहां तक आप काउंटिंग करोगे उससे जस्ट पहले वाला जो डिजिट होगा उससे मतलब है हमारे लिए। अगर पहले वाला डिजिट आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जब भी आपका 5 हो या 5 से ज्यादा डिजिट हो रही हो तो इस वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाता है। अपनी बात को दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जब भी यहां पर 5 हो या 5 से प्लस हो, कहने का मतलब ये 5 हो या 5 से ज्यादा डिजिट हो, यहां पर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, या अगर ये डिजिट है तो हमेशा आपका इस वाली डिजिट में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। किसमें, इस वाली में, इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 37। और बाकी जो होते हैं डिजिट वो क्या हो जाते हैं बेटा, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर यहीं पर बेटा आपका होता 5 से कम होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, तो आपका इसमें कोई भी ऐड नहीं होता। 36 था तो 36 ही आपका रहता। एक बार थम्स अप करके बता दो क्लियर हुआ, यस और नो। यहां पर 7 था, 5 6 7 8, 5 था या 5 से ज्यादा हो तो हमेशा इस वाले में क्या हो जाएगा, उससे पहले वाले जो आपकी डिजिट है, संख्या है, उसमें एक ऐड हो जाता है और बाकी जितनी भी है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर होता 3 से पूछा जाता, नियरेस्ट 1000 पूछा जाता, तो आपका क्या होता, यहाँ पर ये वाली सभी जीरो हो जाती और यहाँ पर क्या है 5 से ज्यादा है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाता तो 4000 हो जाता। आई थिंक किसी को समस्या इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल में क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें पहले तो इसका ऑप्शन चेक कर ले। तो ऑप्शन आपका है इसमें, इसमें आपका बेटा सम कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है, 4 हो जाएगा। देखो हाँ, यहाँ से 8 3 11 20, 20 9 19, हाँ यहाँ पर बेटा 46 होगा। ठीक है, 4700 हो जाएगा, वहां पर मिस्टेक हो गई थी, 36 नहीं होगा, 47 हो जाएगा। बस ऐसे ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तरीका आपका यही है करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है, कौन कौन कर सकता है। 14 सेब 84 रुपये में खरीदे गए, 15 रुपया प्रतिशत लाभ पर बेच दिए गए, तो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 14 सेब 84 रुपये में खरीदे गए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 14 सेब है वो 84 में खरीदे तो जा रहे हैं, लेकिन एक सेब है वो कितने में खरीदे जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जितने आपने सेब खरीदे हैं, जितनी कोई भी चीज खरीदी है उतनी ही आप क्या करोगे बेटा, बेचोगे, तभी आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। किस किस को ये बात याद है, एक बार थम्स अप करके बता दो। जी सर हमें याद है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि 14 सेब 84 रुपए के खरीदे गए हैं और क्वेश्चन ने लास्ट में आपसे यह भी पूछा है कि एक सेब का विक्रय मूल्य बताओ, एक सेब का विक्रय मूल्य बताओ। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहां से एक सेब है उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, कम होगा, और कम के लिए भाग, तो यहां से 6 रुपया। तो आप कह सकते हो कि सर एक सेब जो है वो 6 रुपए का मिल रहा है। सही है, अब एक सेब 6 रुपए का तो मिल रहा है, लेकिन एक सेब कितने रुपए का बेचा होगा उसने, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। सही है, तो हमने एक चीज देख ली कि यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, सीपी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक सेब का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य, तो एक सेब का खरीदा हुआ मूल्य कितना है, यहाँ पर 6 रुपया है। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सीपी बराबर क्या है, 6 रुपया। बताओ किसी को समस्या है यहाँ तक। तो सीपी मतलब खरीदा हुआ मूल्य कितना है, 6 रुपया है। अब देख लो आगे, और 15% के लाभ पर बेच दिया गया।
अब मैंने आपको बताया था अगर आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो हमेशा किस पर निकलता है, वो क्रय मूल्य पर निकलता है। जब तक आपके लिए क्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट और लॉस को नहीं निकाल सकते। इतनी बात तो मैंने आपको बताई थी जब हमने ये चैप्टर किया था प्रॉफिट और लॉस के लिए। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, नए हो, अभी भी जल्दी में पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अशोक का बैच ज्वाइन कर लो भाई, मजा आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मात्र 1200 रुपये चार्ज है, सबको फैसिलिटीज बता रखी है। शाम को 6 बजे लाइव क्लास आपकी होती है, तुरंत अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसमें जो भी आपको दिया जा रहा है वो बेसिक से स्टेप बाय स्टेप को समझाया जा रहा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और 1200 रुपये की अगर बात करें तो कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, ये पूरे सिलेबस का है, आपका एक महीने का चार्ज नहीं है, कंप्लीट सिलेबस का है। तो अपने मम्मी पापा से बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें समस्या हो रही है, हम उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम डेली स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कर सकते हो। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो हमने क्या बताया है आपके लिए कि अगर आपको सीपी पता नहीं होगा तब आप कहो कि प्रॉफिट निकाल दो, लॉस निकाल दो, नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने सीपी बना लिया, या कह सकते हो कि एक शेप का हमारा क्रय मूल्य आ गया। सही है, तो यहां पर कहा गया है 15% लाभ पर बेचे। अब देखो 15% हमारे सामने सीपी आ गया। अब 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 5 × 15 और 5 × 20 सब, तो यहां से हमारा आ गया 3/20 आ गया। सही है, तो यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है बेटा, सीपी होता है। अगर यहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, लाभ होगा। सही है, तो मैं कहूं 20 रुपए की कोई चीज और 3 रुपए का उसने प्रॉफिट ले लिया, 20 रुपए की कोई चीज में 3 का प्रॉफिट ले लिया, कितने में बेची होगी, आप कहोगे सर 23 में बेची होगी। सही है, तो ये आपका एसपी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सीपी। एक मिनट, देखिए, तो यहां से सीपी हमारा कितना होगा 20, और 3 का लाभ ले लिया, तो इसका मतलब उसने 23 में बेचा होगा। तो सीपी और एसपी का हमने यहां से रेशियो बना लिया। अगर मैं आपसे बात कहूं, मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही हम सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन में या तो सीपी दे रखा होगा या एसपी दे रखा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सीपी दे रखा है 6, ठीक है, एसपी दिया हुआ नहीं है। तो जो पार्ट दिया हुआ है इसको उस पार्ट के बराबर कर दोगे, तो 20 मतलब सीपी ये वाला पार्ट है, सीपी ये वाला पार्ट है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20 जो बराबर है किसके है, 6 रुपए के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 6/20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा गया है कि विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य क्या है, 23। और जैसे ही हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहां से देख लो कितना आएगा बेटा, हाँ, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 20, तो 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, तो यहाँ से 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6.9, 6.9। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि एक सेब का विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, मतलब एक सेब को कितने रुपए में बेचा गया होगा। तो आप कह सकते हो 6.9 रुपए में। खरीदा कितने में था, 6 रुपए में। बेचा कितने में, 6.9 रुपए में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने एक सेब का विक्रय मूल्य पूछा था, इसीलिए मैंने बताया था जब आपके पास में प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो आप ये वाला जो जितना खरीदा है उतना ही बेचोगे। तो यहाँ पर सीपी हमने एक सेब का निकाला, एक सेब का विक्रय मूल्य भी निकाल दिया है। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर हो गया होगा। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 53। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है। आसान क्वेश्चन है आपका, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम से है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे सभी, आंसर दो अपना अपना, कितना भाई इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 53,
एक आयत का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर है। यदि इसकी आयत की एक भुजा 14 मीटर हो तो उसका परिमाप बताना है। तो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ने दिया है वो बस हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है आयत का क्षेत्रफल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, कुछ मत काम करो, बस इतना छोटा सा काम करना है, बस लिख लेना है। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 112 वर्ग मीटर। सही है। यदि इस आयत की एक भुजा 14 मीटर दे रखी है, एक भुजा, सही है, एक भुजा दे दी है कितनी, 14 मीटर, तो उसका परिमाप बताओ। तो उसका मतलब किसका, आयत का परिमाप पूछा गया है। आयत का परिमाप पूछा गया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आपको पता है कि आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन ने आपके लिए लंबाई दी है या नहीं दी है, चौड़ाई दी है या नहीं दी है। तो जब तक हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं होगी तब तक हम परिमाप को नहीं निकाल सकते। तो लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं दी होगी तो चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अगर हमें ये दोनों मिल जाए तो हम आयत का परिमाप आसानी से निकाल देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ने आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, हाँ ठीक है, क्षेत्रफल की हमें इसमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और कहा गया है कि अगर एक भुजा कितनी है, 14 मीटर है। अब उसने ये नहीं कहा है कि लंबाई है या चौड़ाई है। एक भुजा दे रखी है, आयत में कितनी होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। लेकिन उसने कहा है कि एक भुजा 14 मीटर है। अब कैसे करोगे, तो ध्यान रखना जहां पर कहा जाए एक भुजा तो हमेशा उस जगह पर आपको लंबाई को ही मानना है। ठीक है। तो यहां से हम ये कह देते हैं, लिख देते हैं कि लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। अब चौड़ाई भी कैसे निकालें, सर आपने ये तो बता दिया कि एक भुजा उसे लंबाई मानना है लेकिन चौड़ाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हमें चौड़ाई नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर परिमाप नहीं निकाल सकते। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा, क्वेश्चन को वही से आप वही उसी के पास छिपा हुआ होगा। मैंने आपको बताया ये चीज उसने दी है, ये वाली लाइन आयत का क्षेत्रफल दिया है, ये फालतू में नहीं दिया है, उसने इसीलिए दिया है आपके लिए कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ करके यहाँ पर चौड़ाई निकाल सको। क्वेश्चन अपने आप वो देगा, सब कुछ छिपा होगा क्वेश्चन में ही, बस आपको पहचानने की जरूरत है, वहां से छीनने की जरूरत है, वहां से आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 112। सही है। अब लंबाई मैंने बताया था एक साइड के अंदर की है 14, तो 14 लिख लो, गुणा चौड़ाई निकाल लो यहाँ से 112। तो चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई यहीं पे रहेगी, 112 बटे 14, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ से चौड़ाई क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 8 मीटर आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, तो हमने बताया था आपके पास, आपके अभी भी बताया मैंने आपको कि आयत का क्षेत्रफल जो दे रखा है ये यहीं पर छिपा हुआ है। तो देखो हमने यहाँ पर इसका यूज किया, हमें पता था फार्मूला कैसे है, यहाँ पर इसकी एक साइड है, यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ से चौड़ाई निकाल ली। देखो है, तो क्वेश्चन में ही छिपा होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर कुछ ना कुछ करो, आपको फार्मूले बस लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर चौड़ाई ये निकल कर आ गई और एक भुजा कितनी आ गई आपकी, ये निकल कर आ गई। देखो तो लंबाई 14 मीटर हो गई, चौड़ाई 8 मीटर हो गई, और यहाँ से अगर आप करोगे 2 मल्टीप्लाई, इसको 20 हो जाएगा, यहाँ से 40। ठीक है, 40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो आयत का क्षेत्रफल 40, 8 4 12 होते हैं बेटा, यहाँ पर 20 लग गया, 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो 44 मीटर आपका ऑप्शन को चेक करेंगे तो एक वाला ऑप्शन आपके क्वेश्चन के 53 जो क्वेश्चन है उससे मैच करेगा बिल्कुल भी। बताओ, बढ़ा जाए आगे, यहां तक सभी के क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दो बेटा, जल्दी से करो ये काम, फिर बढ़ेंगे आगे। एरिया पेरीमीटर चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बोल सकते हो कि यहां पर से आता ही आता है।
तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लास्ट में कराया जाएगा। ये सब कुछ अशोका बैच के अंदर आपके लिए देखने को मिलेगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54 पर। राम किसी काम को 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है। उसी काम को 2/9 भाग को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अब बताओ किस तरह से करोगे क्वेश्चन के लिए। ये वर्क एंड टाइम से, कार्य और समय से, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से भाई सभी बच्चे बताएंगे। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करो। आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में आपका फिनिश हो जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी। राम किसी काम को 1/3 भाग 15 दिन में करता है। जल्दी से करो भाई। 1/3 भाग जो है 15 दिन में करता है। ठीक है, उसी काम के 2/9 भाग को करने में वह कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1/3 भाग जो कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है। तो यहां से हम एक काम करते हैं कि एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक भाग को निकाल लेते हैं। तो एक भाग क्या करेगा, 15/1/3। तो यहां से अगर आप निकालोगे 15, एक नीचे रहेगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो एक भाग है वह कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सॉरी, 45 डेज में करेगा। सही है, अब देख लो आगे। उसी काम के 2/9 भाग को करने में कितना समय लेगा। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको एक की वैल्यू मिल जाती है तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ से हमने एक भाग निकाल लिया। एक भाग कर रहा है 45 डेज में। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 2/9 भाग कितने दिनों में करेगा। तो एक भाग कितने में कर रहा है, 2/9 भाग पूछा गया है। तो 45 इंटू 2/9। तो यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 दिन। सही है, तो आप कह सकते हो क्या कि 2/9 भाग 10 दिन में वह कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 136। मुझे तो जुकाम हो रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 136 और महत्तम समावर्तक 4। ठीक है, मासा दे रखा है 4। ये क्वेश्चन आपका फार्मूले से होगा। 4 दे रखा है तो आपसे लासा पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। दो संख्या गुणनफल कितना दे रखा है 136। देखो फार्मूला याद है तो देखोगे आप कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो जो पूछा गया है उसको लिख दो और मासा आपका 4 दे रखा है। तो लासा निकालोगे तो लासा यहीं पे रहेगा 136/4। 4 तिया 12 और 4 चक 16। तो लासा कितना आ जाएगा 34। बताओ किसके समझ में नहीं आया। तो लासा कितना आ जाएगा बेटा 34। डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो रहा है। हो गया क्लियर। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ सकते हो कि आपको देखने को मिल ही सकता है इस साल। तो अच्छे से तय कर ले। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपका संख्याएं दे रखी है, सॉरी लासा दे रखा है। और कभी आपसे मासा पूछ लेगा, कहेगा दो संख्या का गुणनफल ये है तो इसका लासा ये है तो मासा बताओ। दो संख्या का गुणनफल इतना है, मासा ये है तो लासा बताओ। जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो अगर आपको फार्मूला याद है। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, थोड़ा अलग सा ग्राफ देखोगे, इस तरह का ग्राफ आपकी किताब में भी शायद से नहीं होगा। देखो एक गांव की जनसंख्या को शो किया गया है इस ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 56, एक गांव की जनसंख्या को शो किया गया है ग्राफ में, और ग्राफ का हमें अध्ययन करके बताना है, जो प्रश्न दे रखा है उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस साइड ग्राफ बना लेते हैं। देखो इस तरह से है, और यहाँ पर 8, 6, 4, 2 और 0, और इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। ये आपका 8 है, ये आपका 7 है, सॉरी ये आपका 7 होगा इस जगह पे, ये आपका 7 है, और 4 यहाँ पर 4 है, और 6। ये इस तरह का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखकर आपको डरना नहीं है। पहले सबसे पहले अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, पुरुष वयस्क हो गया और ये महिला वयस्क हो गया। 4 है बच्चे, और डी वाला है बुजुर्ग। और यहाँ पर जो जनसंख्या आपकी दे रखी है वो आपका 1000 में है, जनसंख्या 1000 में है। मतलब 8642 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 8 लिखा हुआ है वो कितना है, 8000। 6 लिखा हुआ है तो 6000, 4 लिखा हुआ है तो 4000, 2 लिखा हुआ है तो 2000। सही है। अब देख लो जनसंख्या आपके 1000 में दे रखी है, मैंने बता दिया, और यहाँ पर 8 दे रखा है, तो यहाँ पर पुरुष वाली संख्या है, और 7 है वो महिला की है, और बच्चों की कितनी है 4, और बुजुर्ग कितनी है 8। ये आपको जो ग्राफ बता रहा है कि यहाँ पर जो 7 है वो कितने हैं, महिलाओं की जनसंख्या है। 7000 महिलाओं की जनसंख्या है, 4000 बच्चों की है, और 6000 किसकी है, बुजुर्ग की है। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि महिला वयस्क एवं बुजुर्गों की संख्या में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो महिलाएं हैं वो कितनी है। तो महिलाओं को देखोगे अपने ग्राफ के जस्ट ऊपर, तो कितना है, देखो ये 7 बताया था अभी। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जनसंख्या दर की वो 1000 में है, तो 7 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो 7 कितनी हो जाएगी, 7000, ये महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। और एवं बुजुर्गों, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या देखो 6 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6000। उनकी कितनी है, 6000। अब इनके बीच में आपसे अंतर पूछा गया है, तो अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा बेटा आपका, 1000 आ जाएगा। आया समझ में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो 58 पर आ जाओ बेटा। एक दुकानदार ने 2 ब्रश 10 रुपया प्रति दर्जन खरीदे। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश खरीदे, 2 दर्जन ब्रश खरीदे, ठीक है। और कहा गया है कि जो ब्रश तो खरीदे हैं 2 दर्जन, लेकिन उसने किस हिसाब से खरीदे, 10 रुपया प्रति दर्जन। 2 दर्जन उसने ब्रश खरीदे, और किस हिसाब से, 10 रुपया प्रति दर्जन। कहने का मतलब यह है कि 1 दर्जन उसने 10 रुपए खरीदे हैं। तो 1 दर्जन कितने खरीदे हैं बेटा उसने, 10 रुपए के। तो 2 दर्जन खरीद कर लाया है, ये दर्जन है, ठीक है। 2 दर्जन खरीद कर लाया है, तो 1 दर्जन मिल रहे हैं 10 रुपए के, तो 2 दर्जन कितने के मिलेंगे बेटा आपके, ज्यादा के, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके 2 दर्जन ब्रश 20 रुपए के
खरीद कर लाया होगा। तो यहाँ से मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि एक दर्जन में कोई भी चीज हुई वो 12 होती है। मैं कहूँ एक दर्जन में ब्रश कितने होंगे, तो आप कहोगे सर अभी भी आपने बताया है कि एक दर्जन में कोई भी चीज 12 होती है, इसका मतलब एक दर्जन में 12 ब्रश होंगे। ठीक है, एक दर्जन में 12 ब्रश होंगे और 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहां से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 24 जो ब्रश हैं वो कितने खरीदे हैं, 20 रुपए के। बताओ, ये भी बोल सकते हैं क्या हम? बात तो वही है। चाहे आप बोल लो कि हम 12 केले लेकर आए थे, चाहे आप बोल लो कि हम 1 दर्जन केला लेकर आए थे, चाहे आप बोल लो 24 केले लेकर आए थे, चाहे आप बोल लो 2 दर्जन केले लेकर आए थे, बात क्या है, दोनों की बराबर है। तो इस तरह से हमने 2 दर्जन 20 रुपए के लेकर आए थे, इसका मतलब 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24 ब्रश। इसका मतलब 24 ब्रश हमने कितने में खरीदे, 20 रुपए की। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन आया क्या है, यदि वह 1 रुपया प्रति ब्रश बेच दे। देखो मतलब 1 रुपया का एक ब्रश। सही है, अगर वह एक ब्रश 1 रुपए का बेचे तो आप जानते हो कि 24 ब्रश खरीद कर लाया है तो 24 ब्रश बेचेगा भी। तो एक ब्रश 1 रुपया का अगर बेच रहा है तो 24 कितने का बेचेगा, 24 रुपए के बेचेगा। बेचेगा या नहीं बताओ। 24 ब्रश 20 के लाया है और 24 ब्रश उसने कितने के बेच दिए, 24 के बेच दिए। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको याद आ रहा है मैंने बताया था जब तक हमने कोई भी चीज खरीदी है, जितनी खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 24 खरीदी, 24 बेच दी। अगर यहाँ पर हमें एक ब्रश जो खरीदा है उसका मूल्य निकालते और एक ब्रश का बेचा हुआ मूल्य निकालते तब भी निकाल सकते थे। तो प्रॉफिट और लॉस जब निकाल सकते हो जब आपकी खरीदी हुई और बेची हुई जो वस्तु है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा नहीं यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर आपने एक ब्रश का निकाल दिया, आप कहो 20 ये हो गया, एक ये हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, बराबर करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट लॉस को निकालोगे। तो यहाँ पर 24 ब्रश 20 के मिल रहे हैं और 24 ब्रश कितने के बेच दिए उसने, 24 रुपए के। तो यहाँ पर देखोगे 20 रुपए के खरीदे थे, 24 के बेच दिए, इसका मतलब उसे कितने का लाभ हुआ, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और यही आपसे पूछा गया है। सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है। चलो, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n बराबर 32 हो तो m प्लस n बताना है। आपसे पूछा गया है कि m प्लस n, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो कैसे करोगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, m प्लस n के आपसे मान पूछा गया है तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 2 की पावर m हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, गुणा 2 की पावर n इसमें भी नहीं कर सकते, 2 की पावर m इसमें भी नहीं कर सकते। हम इसमें एक बार को जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को एक काम करते हैं, 32 को पावर के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से करेंगे तो देखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर में क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जब भी दे रखा हो पावर के फॉर्मेट में तो आप ध्यान रखो कि उसके लिए पावर के जो एक सिंपल नंबर है उसको भी पावर में चेंज कर लो। सही है, घात के रूप में उसको बना लो। अब 32 था, 32 को हमने क्या किया, 2 की पावर 5 के रूप में चेंज कर लिया। 2 की पावर 5 लिख लो चाहे आप लिख लो 32, दोनों की बात क्या है, बराबर है। अब हमने किया क्यों है देखो, अब ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, ये आपके 6, 7, 8 में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो जितना आता है उतना ही समझ सकते हो। देखो, तो यहां पर हमने एक चीज देखा कि इस वाले पार्ट में
2 की पावर m गुणा 2 की पावर n। तो आपको जो अभी बात मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आपका आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो उसकी जो, और ये कब होता है, जब गुणा की बात कर रहा हूं मैं, जब गुणा में आधार समान हो, आधार दिख रहा है आपके लिए, दो दो दिख रहा है, बराबर है, जब गुणा में आधार समान हो तो उसकी घातें जो होती है वो क्या आती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 की पावर n है, m है, गुणा 2 की पावर n है, तो आधार दोनों में समान है, बेस दोनों में इक्वल है, तो उसकी जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या है, एक m है, एक क्या है, n है। तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हो कि m प्लस n, सही है, ये जुड़ गई, ठीक, बराबर 2 की पावर 5। अब देखो, जब भी आपके सामने बराबर के एक साइड और बराबर के दूसरी साइड जो बेस है, जो आधार है, वो इक्वल हो, ये तो कब के लिए रहा था, ये जब आपकी गुणा में हो और आधार समान होने पर जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। ये तो हमने यहां से किया, तो ये निकाल लिया। अब बात आती है, बराबर के इस साइड हमने देखा, यहां पर भी 2 हो रहा है, बराबर के इस साइड देखा तो यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, 2 हो रहा है। मतलब दोनों तरफ आपका देखोगे तो बेस क्या है, इक्वल है, दोनों आधार जो है वो क्या है आपका बराबर है। तो इस तरह की जब भी कंडीशन बन जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से m प्लस n, जो घात है वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब आधार समान होता है तो उसकी घातें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो m प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो m प्लस एन, अब क्या आपसे यही पूछा गया, देख लो, m प्लस एन तो पूछा गया था, तो m प्लस एन क्या आ गया आपका, 5 आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, नहीं किया होगा, मैंने इससे पहले बताया भी नहीं है, एक आध बार आया था, तो ये चीज मैंने जरूर आपके लिए बताई थी, लेकिन ये वाला पार्ट आपको नहीं बताया था। पहली बार कर रहे हो, समस्या आएगी, बस जो चीज बताई है उसको आपको एक साइड से नोट पॉइंट बना लेना है और लिख लेना है। दोबारा से मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ, आपके लिए रिपीट कर देता हूँ अपनी बात के लिए, कि जब भी आपकी गुणा में आधार समान होंगे तो उसकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये नोट पॉइंट साइड से लिख लो, हमेशा काम में आएगा। और जब भी आपका बराबर के एक साइड बराबर, मतलब बराबर के लेफ्ट और बराबर के राइट साइड में आपके लिए जब आधार समान दिख जाए तो उसकी जो पावर होती है वो आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है। बस इन 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 60। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है। तो सेट नंबर हमारा 9 था, ये हमने आज कर लिया। हमने 2 पार्ट्स में इसके लिए किया, एक पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन तक किए थे, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए, और आज हमने 10 क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। तो इसी तरह से हम करेंगे। आपका हो सकता है कि एक सेट को हम 2 पार्ट्स में भी कराए, ठीक है। एक आपका जो सेट है हो सकता है एक में ना हो पाए, हो भी सकता है हो भी जाए, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप पढ़ते रहे, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं, और सभी बच्चे बता देंगे कि आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अभी नहीं, क्लास के एंड में जब आपके ऑफ हो जाएगी सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि हमारे इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए, 20 में से या 10 में से लिख दो, ठीक है। इस वीडियो का 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, सभी को कमेंट करके बताना है। कोई भी बच्चे स्टूडेंट रहना नहीं चाहिए, सभी के मुझे कमेंट दिखने चाहिए। मैं कल को नेक्स्ट क्लास में आपका नाम बोलने वाला हूँ, जिन बच्चों ने कमेंट करेंगे वो, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, तो दिल से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे। जिन्होंने नहीं दबाया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की लगभग 6 महीने पहले से ही स्टार्ट की जा चुकी है, और अब हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इसको भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए मिल जाएगा, चेक करेंगे, ज्वाइन कर सकते हो। और अशोका बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कर सकते हो। यहाँ पर आप जानते हो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, अगर आपको एक तरफ से अभी से जल्दी में पढ़ाई कर आपने स्टार्ट की है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक से चीज़ों को समझना है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, चाहे टेस्ट हुए, चाहे आपकी प्रैक्टिस शीट्स हुई, चाहे आपका बेसिक से चीज़ों को समझाने की बात हुई, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चार्ज सिर्फ मात्र 1200 रुपये है। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें करा कर दिया जाएगा, ये मंथली चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेट के साथ में, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।